अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक ठाक? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं ज़ीशान अहमद आपके एक मरतबा फिर वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने फ़िज़िक्स के सिलेबस शुरू किया हुआ है एमडी कैट वाला। तो आज हमारा उसमें टॉपिक है जी कोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोल्यूशन जो होता है हमारे पास, हमारे दिमागों में एक ही बैठा हुआ है टकराव में कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सके, तब हम कहते हैं कि क्या हुआ है जी, कोल्यूशन हुआ है। जहाँ पर हम कहते हैं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन देम, कि जिसमें क्या हो जी, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज एनफ हो, ऑब्जेक्ट्स क्या हो और क्लोज एनफ to exert pose enough that there is some sort of interaction between them, उनके दरमियान कोई क्या हो जाए, टकराव हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी वजाहत करता हुआ जाऊं कि जब हम कोल्यूशन का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में फिजिकल टच होना ज़रूरी होता है, तो लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कोल्यूशन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, ये देखें ना, कोल्यूशन हमारे पास ये भी तो कोल्यूशन है। कोल्यूशन on the basis of physical contact, तो उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो कोल्यूशन होता है वो निस्बत ले जाता है। कैसी निस्बत ले आते हैं वो भी जरा सुनिए। एक हमारे पास हो जाता है उसमें डायरेक्ट कोल्यूशन। डायरेक्ट कोल्यूशन के अंदर क्या होगा वो भी देख लेंगे डियर स्टूडेंट। इनडायरेक्ट कोल्यूशन, डायरेक्ट कोल्यूशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जो हैं और इन फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जिसमें टच होना जरूरी है, टच करें, कोलाइड हो जो एक दूसरे के साथ टच करें, तो इसे हम डायरेक्ट कोल्यूशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कोल्यूशन क्या होता है कि जी नॉट फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें फिजिकली टच होना जरूरी ना हो, तो डियर स्टूडेंट ये फील्ड फील्ड कोल्यूशन होता है जी। जब एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ, तो फोर्सेस देखनी है ना हमने, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, एक्शन रिएक्शन वाली फोर्स देखनी है डियर स्टूडेंट इसके अंदर। तो उसके लिए जरूरी हो गया कि कोई उनका टच होना कोई जरूरी नहीं होगा। अगर टच ना भी हो, फासले पर हो, मतलब फील्ड फील्ड कोल्यूशन भी उनके दरमियान हो सकता है, उसे हम कह देते हैं कौन सा, इनडायरेक्ट कोल्यूशन। फिर हमारे पास उसके पाथ के ऊपर भी कोल्यूशन को हम निस्बत दे देते हैं, मतलब हमारे पास कोल्यूशन ऐसे भी आ सकता है। ये देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, कोल्यूशन ये निकाल रहा हूं जी, बेसिस है लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन की बुनियाद पर बताएं, तो लाइन ऑफ मोशन की बुनियाद पर भी दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है हमारे पास हेड ऑन कोल्यूशन, हेड ऑन कोल्यूशन। दूसरा हो जाता है ऑब्लिक कोल्यूशन, जिसमें वो जो लाइन होगी, कोल्यूशन जो होगा इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में होगा। मतलब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है वो भी इधर, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर है भी तो वो भी इधर, और तब ये कोलाइड करें, तब इनका और कोल्यूशन होने के बाद भी कैसे जाएं, बिफोर भी ऐसे और आफ्टर भी ऐसे। और इसमें क्या होगा, जिसमें कोल्यूशन जो है वो केस में हो जाए, कोल्यूशन जो हो इन कर्व्ड लाइन,
ऑब्लिक में कर्व्ड लाइन आ जाएगी। अब कर्व्ड लाइन कैसे बेटा? कर्व्ड लाइन ऐसे, ये जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करें तो कोलाइड होने के बाद कोई एक मास इस तरफ जाए, कोई दूसरा मास कोई दूसरी तरफ चला जाए, कोलाइड होने के बाद ऐसे जाए, तब हम कहते हैं हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑब्लिक कोल्यूजन। ऑब्लिक में लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ मोशन जो स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होनी चाहिए, तो फिर ऑब्लिक है। अगर स्ट्रेट होगी तो फिर हमारे पास हेड ऑन कोल्यूजन है। अच्छा जी, आपके कोर्स में हेड ऑन कोल्यूजन है, ठीक है, हेड ऑन भी और डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट है भी नहीं। तो आपके कोर्सेज के अंदर जो एमडी कैट वालों ने दिया है वो ये वाला है, डायरेक्ट है, फिर वो हेड ऑन होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए, मतलब इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फिर हमारे पास हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोल्यूजन जो है किसकी बेसिस के ऊपर? कोल्यूजन ये हो जी बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बेस पे ऊपर फिर दो तरह का हो जाएगा। मशहूर जमाना एक इलास्टिक और दूसरा हो जाएगा इन इलास्टिक। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड और इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। लफ्ज याद रहेगा बेटा, ये हमेशा याद रखें। कोल्यूजन एक सडन प्रोसेस है, सडन प्रोसेस, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया। और सडन प्रोसेसेस के अंदर डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम कंजर्वेशन होती है। तो कोल्यूजन में ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये सडन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होगी होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि सडन प्रोसेस आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, ये याद रखिए। तो मतलब जब भी जिस तरह का भी कोल्यूजन हो रहा है उसके अंदर मोमेंटम तो लाजमी कंजर्व्ड है बेटा। क्यों कंजर्व्ड है? मोमेंटम क्यों कंजर्व होना चाहिए? आप लोग जानते हैं कि मोमेंटम की कंजर्वेशन जो होती है वो सडन प्रोसेस आइसोलेट सिस्टम में होती है, और ये कोल्यूजन आइसोलेटेड तो है, तो मतलब मोमेंटम तो कंजर्व है ही है। जब हम इस तरह का बात करेंगे इलास्टिक या इनइलास्टिक की, तो मोमेंटम तो हर कोल्यूजन में कंजर्व्ड है। साथ में अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाए तो इलास्टिक हो जाता है, अगर ये ना हो तो इनइलास्टिक हो जाता है। लफ्ज याद रहेगा ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो है इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं अगर इसके अंदर, अगर इनइलास्टिक कोल्यूजन हो रहा है जी, एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट्स होना, ये हमारे पास कोल्यूजन ऑफ ये जो इलास्टिक होता है इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इलास्टिक की एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो सकती है इलास्टिक की? कोल्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं। कोल्यूजन ऑफ बिलियर्ड बॉल, अप्रोक्सीमेशन है कि जो बिलियर्ड्स के बॉल जब आपस में टकराए तो बहुत थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। और ये हमारे पास जो होता है ये तो इनइलास्टिक तो आप आमतौर पर देखते हो जी, कोल्यूजन ऑफ मड बॉल्स, मट्टी से बनी हुई को करो, एक्सीडेंट्स, ये जो एक्सीडेंट्स हैं बेटा ये सारे के सारे क्या है यार? इनइलास्टिक। और जब ये हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या नहीं हो रही है? कंजर्व्ड नहीं हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्व ना होना है, ये कमी आ जाना, ये काइनेटिक एनर्जी साउंड की शक्ल में हो सकती है, ये हीट की शक्ल में हो सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस भी हो सकता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी उन एनर्जीज में तब्दील हो गई जिसमें कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर कंजर्व्ड नहीं रहेगी। टोटल एनर्जी फिर कंजर्व्ड होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी हो रहा है। कंजर्वेशन कोल्यूजन्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स, कोल्यूजन के अंदर टोटल भी कंजर्व रहती है, ई टोटल भी क्या रहेगी? कंजर्व्ड होगी। ये भी ध्यान में हो, ये भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी जब मसला करेगी तो इलास्टिक इन इलास्टिक में डिवाइड कर देंगे, उसे कर पाएंगे ना। और आपके कोर्स में कौन से वाला शामिल है? इलास्टिक और इन इलास्टिक शामिल है। अब इसके लिए आप लोगों को उम्मीद है समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। अब जरा आ जाइए आप लोग कि हमारे पास जो हमें दिया गया
ये जो आपके एमडीकैट सिलेबस में या जो आपके एफएससी के कोर्स में है, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोल्यूशन, वो आप जानते हैं जी। इलास्टिक इन इलास्टिक एग्जाम्पल से थोड़ा सा बता दिया कि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों ने क्या करना है जी, उसके एक मजेदार सा केस उन्होंने दिए हुए हमें, कैसे केसेस दिए हुए हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। हमारे पास है डियर स्टूडेंट इलास्टिक रीजन इन वन डायमेंशन। बेटा इलास्टिक कोल्यूशन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टोटल एनर्जी सारे क्या हो, कंजर्व्ड हो। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, काम हो जाता है हमारा। अब इसमें देखिए मेरे शहजादों कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स अगर आ रहे हैं, वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन, तो बिफोर कोल्यूजन भी जिधर जा रहे हो आफ्टर कोल्यूजन भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। लफ्ज याद रहेगा तो वन डायरेक्शन में क्या देते, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा हमारे पास, हेड ऑन कोल्यूजन वाली बात, हेड ऑन कोल्यूजन वाली बात हो जाएगी बेटा ये। अब इसमें क्या हो रहा है जरा सोचते हैं जी, हमारे पास हम अपने लिए एक लाइन ऑफ एक्शन बना लेते हैं उनकी, अच्छा वो शक्ल ही बना देंगे जी कि एक ऑब्जेक्ट है m1 जो इस तरफ आ रहा है अपनी वेलोसिटी v1 के साथ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 वो भी जा रहा है इसी तरफ अपनी वेलोसिटी v2 के साथ। अब बेटा ये हो रहा है बिफोर कोल्यूजन, मतलब जब वो टकराए नहीं थे, अब ये टकराएंगे जी, जब टकराएंगे तो लाजिमी बात है एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे जी, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ये हो गया ड्यूरिंग कोल्यूजन। अब टकराने के बाद क्या होगा बेटा, टकराने के बाद भी सोचिए आफ्टर कोल्यूजन भी हम कहते हैं सेम डायरेक्शन में वो जा रहा हो, ये भी इधर जा रहा हो लेकिन वेलोसिटी थोड़ी चेंज कर लेंगे, और ये भी इधर ही जा रहा हो लेकिन वेलोसिटी थोड़ी क्या कर चेंज कर देंगे। और ये कब हुआ, आफ्टर कोल्यूजन। तो टकराने से पहले जिधर जा रहे हैं, बिफोर कोल्यूजन जिधर जा रहे हैं, आफ्टर कोल्यूजन भी बेटा उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम। अब ये कब हो सकता है, ये आप लोग समझदार हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचें। बेटा मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी और ये गाड़ी एक तरफ जा रही है मान लेते हैं, दिमाग में इलास्टिक रखा हुआ है नहीं लेकिन कर लेते हैं इलास्टिक इसी, तो ये गाड़ी और ये गाड़ी मैं चाहता हूँ ये टकराएं एक दूसरे के साथ, दोनों मोशन में वो एक तरफ जा रहे हो टकराएं, तो आप एक शर्त है सर पीछे वाली तेज आए आगे वाली स्लो जाए। आगे वाली तेज कहीं नहीं टकराएंगे, पीछे वाली जो है अगर हम या निस्बत लेंगे, अगर पीछे वाली रुक गई तब भी नहीं टकराएगी। शर्त यह है कि ये हरकत में हो और ज्यादा स्पीड से हो, या ये रुकी हुई हो या तेज जा रही हो, चूंकि हम एक तरफ जाने की बात करें तो ये जा रहे हो लेकिन ये स्लो जा रहे हो, ये हो उसकी तरफ तेजी से आए। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि बिफोर कोल्यूजन अगर आप टकराना चाहते हो इनको, तो बिफोर कोल्यूजन शर्त ये है कि v1 शुड बी ग्रेटर देन v2। और आफ्टर कोल्यूजन क्या है बेटा, आप लोग जानते हैं कि जब कोई चीज अगर ऐसे टकराएगी तो धक्का देगी, उसे धक्का देगी तो आगे वाली तेज हो जाएगी, आगे वाली तेज हो जाएगी बेटा, तो आफ्टर कोल्यूजन क्या होगा, ये वाली ज्यादा होगी, तो v1 जो है या v2 डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा v1 डैश से। देखिए ये तेज होगी ये स्लो होगी तब टकराएंगे, टकराने के बाद दूसरी तेज हो जाएगी पहली स्लो हो जाएगी। अब यहां से क्या आता है बेटा, हमारे पास एक रिलेशन आता है इलास्टिक के लिए, क्योंकि हम इलास्टिक की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन है, इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास इससे डिफरेंस निकाले, रिलेटिव निकाले, तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इससे ज्यादा में से कम को माइनस करें और इससे भी क्या आएगा हमारे पास, ज्यादा में से कम को माइनस करें। बेटे कर पाएंगे ऐसा, इनको हम कहते हैं बेटा
ये जो हमारे पास आ गया ये इसी कहा जाता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है लेकिन अप्रोच की मतलब करीब होना, और ये भी रिलेटिव है लेकिन किसकी, सेपरेशन की। ये भी रिलेटिव है लेकिन किसकी, जुदा होने की, मतलब इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, या रिसेशन की, मतलब ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अवे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। शर्त ये है बेटा कि जितनी स्पीड से वो एक दूसरे के करीब हो रहे हो, अगर इलास्टिकली टकरा रहे हैं तो उतने के डिफरेंस से उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे से जुदा होंगे। रिलेटिव सिद्धांत आया था कि आपस में कंपेयर करके जाएंगे हम लोग। इसी ही को ही डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसा भी लिख सकता था, इसी ही को, इसको पहले लिख देता तो आप लोग इसे ऐसा भी मानते, इस वाले फार्मूला को आप लोग मेरे लिए ऐसा भी मान सकते थे कि सर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये तो ठीक है, v1 माइनस v2 माइनस v1 डैश माइनस v2। ये भी हमारे पास फिर वही बात हो गई, रिलेटिव अप्रोच रिलेटिव सेपरेशन कर लेंगे ना ऐसा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ना ये वाली शक्ल बन जाएगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कब था, जब हमने कैसे बात की, सेम डायरेक्शन में बात की। अगर अपोजिट डायरेक्शन आ जाए डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ ऐसे सोचें अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कि अगर मैं, ये वाला क्लियर होगा, उम्मीद हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर डियर स्टूडेंट मैं इनके लिए आप लोगों के लिए अपोजिट डायरेक्शन का बनाना चाहूँ, रिलेटिव अप्रोच और रिलेटिव सेपरेशन को, फिर आप क्या करेंगे, उम्मीद है नोट किया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल इनके नीचे बनाते हैं जी, बिल्कुल इनके बिलो बनाते, और मुझे वहां से आप लोगों ने बता देना है जी कि क्या हो रहा है हमारे पास। बेटा आप जरा देखें ना, अब क्या करें, ये बाड़ी उधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन करना है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, कर लें ऐसा, है ना। अच्छा ये तो जा रही थी, चलो इसे ले जाते नीचे, दूसरा बना लेते। बिफोर में क्या होगा, बिफोर में बताएं कि बिफोर में जी हमने कहा ये इस तरफ जा रही v1 के साथ, और दूसरी पार्टी इसकी तरफ आ रही v2 के साथ, है ना, अपोजिट में। टकराने के बाद भी ऐसे ही मसला होगा कि v1 डैश जो है वो इस तरफ जाएगी टकराने के बाद, और वो टकराने के बाद उसी तरफ जाएगी। बेटा करना सिर्फ क्या है हम लोगों ने, ये देखें आपस में देखें ना, तो ये केस तो उसकी तरह का है, तो मतलब ये जो हमारे पास है हमने सिर्फ यूज करना होगा, ये जो हमारे पास ये फार्मूला आया पड़ा था कि v1 माइनस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, रिलेटिव अप्रोच, ये अप्रोच वाली ना, और ये कौन सी वाली, सेपरेशन वाली। जब ये सेम डायरेक्शन में थे, ये सेम डायरेक्शन के लिए, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में इनको करना चाहूँ डियर स्टूडेंट, आमने सामने से देखें, तो इनको तो मैंने कुछ नहीं कहना, बिफोर में v1 को वैसे लिखना है, v2 पहले जिधर जा रही थी उसके अपोजिट हो गई है, तो मतलब मैंने लिखना होगा v2 की जगह पर माइनस v2, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया। आफ्टर में चले जाए, आफ्टर में देखिए v1 डैश अपोजिट नहीं हो गई है, तो मतलब आफ्टर में v1 डैश की जगह पर मैंने लिखना है माइनस v1 डैश v1 प्राइम, और ये तो वैसी की वैसी रही है, तो आसान हो गया जी, लगा ली, यही कंडीशन सिर्फ लगानी है हमने, इसमें लगा ले तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस इंटू v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। बेटा क्या बना, ये तो प्लस नहीं हो गए, माइनस माइनस प्लस, ये देखें तो v1 प्लस v2 और v2 प्राइम प्लस v1 प्राइम, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट में दोस्तों क्या हो गए बेटा, प्लस हो जाएंगे। अगर ऐसे आ रहे हैं इलास्टिकली टकराएंगे तो प्लस हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये रिलेटिव अप्रोच की है, ये अप्रोच वाली है आपके पास, और ये सेपरेशन वाली,
शर्त यह है कि कैसे आ रही हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में आए। कर लेंगे ना बेटे इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी वेलोसिटीज को निकालने का, चूंकि हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, इलास्टिक ओरिजिन वन डायमेंशन, और उसमें भी हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो टकराने के बाद की डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेलोसिटीज का फार्मूला आ जाता है। और वो क्या हो जाता है जी, आपने उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी पढ़ी होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसकी देख लेंगे आप कि कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट इधर लिखने वाले हैं जी। उसी के मुताबिक थोड़ा सा एक एमसीक्यूज आते रहते हैं उसके। क्या आते रहते हैं कि जी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होती हैं, मतलब v1 प्राइम, बेटा ये आप लोगों के पास हो जाता है m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप दूसरी को निकालना चाहते हैं, v2 प्राइम को करना चाहते हैं बेटा, तो ये हो जाता है हमारे पास, ये देखिए ना जगह तब्दील करें 1 और 2 की, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हमारे पास हो जाता है 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये उसमें कर पाएंगे। ये फाइनल वेलोसिटीज हैं ऑफ इलास्टिकली कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशनल आफ्टर कोल्यूशन। ये उनकी वेलोसिटीज निकालने का फार्मूला। कैसी आएंगी जी डियर स्टूडेंट, कैसे आएंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल होने वाले। इसमें हम केसेस आप लोगों ने थोड़ी पढ़े कि अगर इक्वल मासेस कोलाइड हो, केस 1 कर ले, कोल्यूशन ऑफ इक्वल मासेस हो, इक्वल मासेस अगर कोलाइड करें तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स के पास, मतलब m1 और m2 आपस में बराबर आ जाए। तो इसको ले आए v1 प्राइम को, क्या बनेगा हमारे पास, दोनों बराबर है, तो ये तो जीरो, और ये हो जाएगा 2m v2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। हाँ, ये वाली टर्म तो हो गई जीरो। ये हो जाएगा 2m v2 और 2m से कैंसिल, तो v1 डैश v2 के बराबर है ना। अगर आप v2 को देखेंगे, v2 को देखें, मैं भी लगा ले डियर स्टूडेंट, उम्मीद नजर आ रहा होगा, इसको भी लगा लें, तो ये वाली टर्म होगी, तो ये वाली फिर जीरो, एक इसको चली जाएगी जीरो को, इधर से फिर आ जाएगा, ये सारा काट माट के ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ना, अगर इक्वल मासेस कोलाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या कोलाइड करें, इक्वल मासेस, तो रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, ऑब्जेक्ट्स इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिशन। वो क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज, मतलब जो पहली पार्टी की होगी वो दूसरी की बन जाएगी, और जो दूसरी की होगी वो पहली की बन जाएगी, बशर्ते है कि इक्वल मासेस कोलाइड करें। कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अनइक्वल है तो ये फार्मूला है ना, ये तो अनइक्वल का है। देखिए अगर इक्वल कर देंगे तो जो क्या होंगे जी, इलास्टिकली अगर टकराएंगे तो दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, वो तो इंटरचेंज करेंगे। अगर हम क्या कर रहे जी, केस बना दें, एक दूसरा केस कर लें जी। अगर हमारे पास ऐसी निस्बत आ जाए केस 2 में कि m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है ना, दैट इज और एंड v2 जो है वो जीरो है, तो मतलब ये रेस्ट वाली बात भी आ गई। अब ये देखिए, ये निग्लिजिबल मास, जब दो मरतबा लगाए ना, ये निग्लिजिबल हो तकरीबन मास, तो स्टूडेंट क्या है, ये होगा कि कोल्यूशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट with
very small objects, very small object which is initially किस हालत में है, initially at rest। ओके बंदे डेयर जो बड़ा आसान नहीं हो गया, मतलब इलास्टिकली में मानो ना एक छोटी सी फुटबॉल पड़ी है रोड के ऊपर और बड़ी गाड़ी आ रही है, वो फुटबॉल हल्की सी है पड़ी हुई है। अब गाड़ी के मुताबिक फुटबॉल का तो मास नथिंग है ना, है ना, तो वो पड़ी हुई है और ये गाड़ी आकर उससे टकराई, तो तब क्या होगा जरा उसको देख लेते हैं फिजिकल वर्ड में। शर्त यह है कि ये इलास्टिकली टकराना हुआ हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, V1 को अगर हम निकालने की तरफ जाएंगे इसको, है ना, तो जब ये निग्लिजिबल है ना बेटा, तो ये M2 को भी अप्रोक्सीमेटली कितना मानेंगे, 0, मतलब M1 के मुताबिक नथिंग है वो। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लगाए ना, ये हो गया 0। हाँ, तो इधर से तो बचेगा M1 V1 ओवर M1 प्लस ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी फिर, सॉरी, और दूसरी टर्म 0 हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास आएगा V1। तो पहली पार्टी तो उसी वेलोसिटी के साथ जाएगी। आप जानते हैं गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा तिनका या हल्का सी फुटबॉल पड़ी हो, तेजी जाएगी उसे साथ ले जाएगी। दूसरी पार्टी के साथ क्या होगा उस मसले को भी देख लें। इसमें आए ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2m1 v1 ओवर m1, बाकी तो ये भी 0, देखे ना ये भी गया, तो मतलब इधर से आएगा 2v1। दूसरी वेलोसिटी जो है वो डबल ऑफ द फर्स्ट के साथ जाएगी, है ना ऐसी। मतलब जब हैवी बॉडी, लार्ज बॉडी, हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से टकराती हो, शर्त यह है कि लाइटर रेस्ट पर हो, तो पहली बॉडी तो अपनी स्पीड को वैसे के वैसे जारी रखेगा इलास्टिकल टकराई, लेकिन दूसरी बॉडी वो जो फुटबॉल पड़ी है वो गाड़ी से आगे जाती है ना कि पीछे, तो वो उसकी डबल स्पीड से थोड़ी सा आगे जाएगी जी। ये कोशिश कर लेंगे। और अगर इस केस को हम उल्टा कर लें, इसका उल्टा कर लें, मतलब केस हम ऐसा बना लें कि M1 लेस देन M2 हो, तो मतलब M1 अप्रोक्सीमेटली 0 और V2 को मैंने क्या पर इसे रेस्ट पर भी रखा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी 0 कर दूं। कैसे आ गया शहजाद मेरे, तो बाउंस बैक वाली बात इंशाल्लाह निकलने वाली है। मतलब बड़ी बहुत बड़ा मास सामने और हल्का मास हाथ से उससे टकराता है और बड़ा मास पड़ा हुआ रेस्ट पर है, तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन आ सकती है जी डियर स्टूडेंट्स, देखिए। तो V1 प्राइम तो आ जाएगा, कंडीशन लगाए, ये 0 तो होगा, V1 भी होगा, ये भी होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। तो -m2v1 डिवाइडेड बाई m2, तो इधर से क्या है -v1, है ना, ये तो बाउंस बैक हो रहा है, मतलब टकरा कर वापस आना अपनी उतनी ही वेलोसिटी के साथ। V2 को देखें, V2 को देखें, लगा सकते हैं ना जी, ये हो गया 0, M1 0 है, ये V2 0 है, तो ये भी 0, तो ये हो जाएगा 0। ये देखिए जी, तो अगर हैवी बॉडी के साथ अगर लाइटर बॉडी टकराएगी, लेकिन हैवी शर्त रेस्ट पर इलास्टिकल टकराई, तो बाउंस बैक होगा, टकरा कर वापस आने वाली शराइत होंगी। डियर स्टूडेंट कर पाएंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये केसेस है हमारे पास जो आपने थोड़े से देख लेनी है जी, उम्मीद है कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इनके एमसीक्यूज को ऐसे सच इतने मुश्किल नहीं आते, कोल्यूजन का एमसीक्यूज आसान आता है आप लोगों के पास। एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं जी हमारे पास इलास्टिक कोल्यूजन वाले इन वन डायमेंशन। एक तो वो आपसे मोमेंटम्स का पता कर सकता है, अगर हमारे पास, या फिर उनकी वेलोसिटीज का पता करेगा। इधर देखिए जी, आपके पास एमसीक्यू जिसका हमारे पास आ सकता है जी, एमसीक्यू क्या आ सकता है कि जी मास ऑफ 20 ग्राम जो है इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, टुवर्ड another mass which is another mass of
40 ग्राम मूविंग विद, उसकी स्पीड को इससे कम करना पड़ेगा, तो जी काम कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। लेट द masses collide elastically, कैसे टकराए हैं जी, इलास्टिकली टकराए हैं, तो देन फाइंड क्या निकाल के दे दें मुझे जी, वेलोसिटी ऑफ मास 40 ग्राम आफ्टर कोलिजन, तो इसकी वेलोसिटी हमने निकाल के देनी है। देखिए आसान से डेटा दे के फौरन आपको जवाब मिलेगा। डेटा में क्या है बेटा, कन्वर्जन ना भी करें मासेस कैंसल आउट हो जाते हैं। हमारे पास इसके सोल्यूशन में क्या आएगा जी, आसान सा डियर, कैसे है जी, M1 आपको दिया गया है 20 ग्राम का, V1 आपको दी गई है 20 की, M2 आपको दिया गया है 40 ग्राम का, और उसकी V2 की गई है आपको 10 मीटर पर सेकंड की। मांग रहा है V2 प्राइम आपसे। फार्मूला आपके पास है जी, V2 प्राइम बराबर हो गया, क्या है बेटा, ऐसी स्पीड आपके साथ देखे ना, V2 प्राइम बेटा लोगों के पास बराबर है, क्या दूसरा निकालना है जी, तो ये होता है 2m1 V1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई M2। आसान हो गया ना जी, अब तो जरा लगा ले शाबाश, 2 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 वैल्यू सम, प्लस में क्या आ जाएगा जी, 40 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 कर लेंगे। ये तो हमारे पास हो जाएगा 400 और 800 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 60 प्लस कितना आ गया जी 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई अगेन 60। तो ये तो हो गया जी, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू इधर से आ जाएगी प्लस ये 200 डिवाइडेड बाई 6, इधर से भी कोई वैल्यू एलसीएम करे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगी मीटर पर सेकंड, कर पाएंगे ऐसा, ये हमारे पास निस्बत है। अगर बेटा मैं देन फाइंड द मोमेंटम, अगर मैं कह देता कि मुझे क्या निकाल के दे, मोमेंटम निकाल के देते सेकंड बॉडी का, तो मतलब मैंने क्या निकाल के देने हैं, P2 डैश P2 डैश, तो बेटा आसान है P2 डैश निकालना, P2 डैश हमारे पास क्या हो जाएगा M2 V2 डैश, है ना, M2 भी है आपके पास और V2 डैश तो यहां से निकालिए आप लोगों ने, दोनों को मल्टीप्लाई करें, मोमेंटम मिलने वाला है आप लोगों को। कोशिश कर लेंगे ना, मोमेंटम भी आप हमें निकाल के दे सकते हैं, फर्स्ट बॉडी की चीजें भी निकाल के दे सकते हैं, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम निकाल के दे सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इसमें ट्राई कर लेंगे ना। अच्छा फिर इसमें अगले जो आते हैं ना बेटा, वो वही रिलेटिव वाले आते रहते हैं, जो इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। कैसी वाला, वो इस तरह वाला कि अगर अच्छा ये अपोजिट डायरेक्शन में होते फिर भी आप कर सकते हैं, प्लस करना है वेलोसिटीज को। ये देखिए वो रिलेटिव अगर आप देखें ना, तो रिलेटिव हमारे पास क्या आया कि V1 माइनस V2 आती है V रिलेटिव जब क्या हो, सेम डायरेक्शन हो और V1 ग्रेटर देन V2 आए, हाँ, और V1 प्लस V2 हो जाती थी रिलेटिव। देखो रिलेटिव में अभी कराया है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, और ये कब होता था, जब अपोजिट डायरेक्शन हो। बेटा इसमें वो वाले क्वेश्चन भी आपके पास आते रहते हैं कि बॉडी जो है वो, परिंदा जा रहा होगा गाड़ी के ऊपर से और गाड़ी की स्पीड इतनी, और परिंदे को क्रॉस करने में जो बर्ड फ्लाइंग ओवर बस होगा या कोई भी चीज़ आप ले लें, या फिर परिंदा ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ आ रही है, और तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं, ट्राई कर लेंगे ना। तो ये भी हमारे पास हो सकता है। इससे पहले हमने इम्पल्सिस वाले में बेटा वो एक नम्स के अंदर आता रहता है क्वेश्चन
कि जी क्रिकेट बॉल आ रही है, इस तरफ उसकी वेलोसिटी वो आपको जितनी भी दे माइनस में देगा, बैट से हिट करती है उस तरफ जाएगी तो प्लस होगी, मास सेम है, आने जाने की वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो जी स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, दोनों की मतलब मोमेंटम को प्लस करना होगा, माइनस माइनस से प्लस करके देंगे तो आपके पास वो चेंज मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम आपको मिलेगा। फिर आप इम्पल्स भी बता सकते हो, अगर वो टच होने का टाइम दे दे, बर्ड के फ्लाई होने का बता दे तो उम्मीद है वो भी आप लोग ट्राई कर लेंगे। तो इसके अंदर कोल्यूजन के अंदर आसान से आते हैं, कोई ऐसी टेक्निकल एमसीक्यूज इसका आता नहीं है, बल्कि एक वेलोसिटी दी गई दूसरी निकालनी होती है। हल्की बॉडी भारी बॉडी से टकरा कर क्या कर रही है, भारी हल्के से टकरा कर क्या कर रही है, एक रेस्ट पर है, दोनों मोशन में है, ये निस्बतें आपने देखनी है। उम्मीद है बाकी इस वाली आप जरा खुद देख लेंगे, बड़े आसान से कैलकुलेशन वाले हैं, मैथमेटिक्स आम सी ऐसी कैलकुलेशन वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग इसे इंशाल्लाह कर पाएंगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।